जिस समय नालंदा जल रही थी, हजारों ग्रंथ राख हो रहे थे और खिलजी की सेना विजय के नशे में डूबी असम की ओर बढ़ रही थी। उस समय दूर असम की धरती पर एक गर्जना हुई। बख्तियार खिलजी, तू ज्ञान के मंदिर नालंदा को जलाकर असम की धरती पर आया है। अगर तू और तेरा एक भी सिपाही ब्रह्मपुत्र को पार कर सका तो मां चंडी की सौगंध, मैं जीते जी अग्नि समाधि ले लूंगा। ईस्वी का समय था। उत्तर भारत के बड़े हिस्से में बख्तियार खिलजी का खौफ फैल चुका था। उसने बिहार और बंगाल पर अपनी विजय पताका लहरा दी थी और हिंदू तथा बौद्ध संस्कृति को नष्ट करने पर अमारा था। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने और हजारों ग्रंथों तथा विद्वानों को राख में बदलने वाला यह क्रूर लुटेरा अब असम की भूमि की ओर बढ़ रहा था, परंतु उसे आभास नहीं था कि उसकी विजय यात्रा का अंत असम के वीर योद्धा राजा पृथु के हाथों होगा। असम के राजा पृथु को जब यह समाचार मिला कि खिलजी की सेना उनकी पवित्र भूमि की ओर बढ़ रही है, तो उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों, सेना नायकों और योद्धाओं की एक बड़ी सभा बुलाई। राजा पृथु अपने सिंहासन से उठे और गर्जना करते हुए बोले, यदि यह लुटेरा ब्रह्मपुत्र नदी पार कर सका तो मैं स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दूंगा। मां चंडी की सौगंध, यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। असम की भूमि पर खिलजी का आतंक कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। राजा पृथु के इन शब्दों ने सभा में उपस्थित सभी योद्धाओं के रक्त में उबाल ला दिया। वे अपने राजा के प्रति निष्ठावान थे और जानते थे कि यह केवल एक युद्ध नहीं बल्कि उनकी मातृभूमि की रक्षा का धर्म युद्ध था। असम का भूगोल उसके पक्ष में था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और ब्रह्मपुत्र की विशाल धारा इसे एक प्राकृतिक किले की तरह सुरक्षित बनाते थे। राजा पृथु ने अपने श्रेष्ठ सेनानायकों को बुलाया और गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाने का निर्णय लिया। खिलजी की विशाल सेना को जंगलों में फंसाकर हर दिशा से घेरने की योजना बनाई गई। बख्तियार खिलजी अपनी 12,000 की विशाल सेना के साथ असम की ओर बढ़ रहा था। वह यह सोचकर अति आत्मविश्वास में था कि उसने बिहार और बंगाल को जिस प्रकार रौंदा वैसे ही असम भी उसके सामने नतमस्तक हो जाएगा, परंतु उसे इस बात का आभास भी नहीं था कि असम के वीर योद्धा एक अलग ही जज्बे और युद्ध कला के धनी थे। खिलजी ने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अपना पड़ाव डाला। उसने सोचा कि उसकी विशाल सेना नदी पार कर जाएगी और असम के भीतर घुसकर राजा पृथु को पराजित कर देगी, परंतु असम के योद्धाओं ने पहले ही इस खतरे को भांप लिया था। जैसे ही खिलजी की सेना रात के अंधेरे में जंगलों के करीब पहुंची, अचानक आसमान से आग के गोले बरसने लगे। यह राजा पृथु के सैनिकों की पहली चोट थी। हर दिशा से तीरों की बौछार हुई और खिलजी की सेना तिनकों की तरफ बिखरने लगी। जंगलों में छिपे हुए असम के योद्धा अचानक प्रकट होते हैं और खिलजी के सैनिकों को मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं। भयभीत खिलजी को अब समझ में आने लगा था कि वह एक भयंकर भूल कर चुका है। अगले दिन भोर होते ही राजा पृथु ने अपने सैनिकों के साथ दुश्मन पर सीधा आक्रमण कर दिया। असम के वीर योद्धाओं ने भाले, तलवार और धनुष बाण से हमला बोला। खिलजी की सेना ने भी जवाबी हमला किया, लेकिन दलदली भूमि और संकरे मार्ग के कारण वे तेजी से आगे नहीं बढ़ पाए। उनके हाथी और घोड़े कीचड़ में धंसने लगे। असम के वीर सैनिक पेड़ों से छलांग लगाकर हमले कर रहे थे। राजा पृथु खुद युद्ध के मैदान में उतरे। उन्होंने अपनी तलवार से एक ही वार में खिलजी के कई सैनिकों को काट डाला। उनकी युद्ध कुशलता देखकर खिलजी के सैनिक भी भयभीत हो गए। हम इसे हरा नहीं सकते, भागो भागो। खिलजी की सेना में अफरा तफरी मच गई। खिलजी अब पूरी तरह हताश हो चुका था। उसकी 12,000 सैनिकों की विशाल सेना में से केवल 100 सैनिक ही जीवित बच पाए थे और वह भी बुरी तरह घायल हो चुके थे। राजा पृथु ने
खिलजी को बंदी बनाने के बजाय अपमानित करने का निश्चय किया। उन्होंने उसे अकेला छोड़ते हुए कहा, जा और अपने देश लौटकर कहना कि तूने नालंदा को जलाया था, पर असम की भूमि पर तुझे राजा पृथु मिला। अपमानित खिलजी किसी तरह बचकर अपने ठिकाने पहुंचा, लेकिन वहां भी उसकी दुर्दशा तय थी। उसके अपने ही भतीजे अली मर्दान ने उसे इस हार के कारण अपमानित किया और क्रोध में आकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। आज भी गुवाहाटी के पास एक शिलालेख मौजूद है जो इस युद्ध की वीर गाथा को संजोए हुए है, परंतु इतिहास ने राजा पृथु के बलिदान और वीरता को भुला दिया। लेकिन कितनी दुखद बात है कि इस बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार में एक कस्बे का नाम बख्तियारपुर है और वहाँ रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन राजा पृथु का नाम इतिहास की किताबों से गायब कर दिया गया है। परंतु जब तक भारत की वीरता का खून इस भूमि में बहता रहेगा, तब तक ऐसी योद्धाओं की कहानी जीवित रहेगी। राजा पृथु और उनके सैनिकों की यह गाथा हमें याद दिलाती है कि भारत को कोई नहीं मिटा सकता। यह कथा हमें सिखाती है कि अपने इतिहास और महान योद्धाओं को याद रखना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जब भी कोई विदेशी आक्रमणकारी भारत की ओर देखेगा, उसे याद रखना होगा कि यहाँ केवल समर्पण नहीं बल्कि प्रतिकार करने वाला योद्धा भी जन्म लेते हैं। यह इतिहास भी हमें कहाँ पढ़ाया जाता है? कितने लोग हैं जिन्हें राजा पृथु के नाम भी मालूम है? उनके पराक्रम तो छोड़ ही दीजिए।